अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत होगी विस्तार के साथ। उत्तराखंड के केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जीरामजी करने की योजना बनाई है, जिससे सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में इस बिल के पेश होने के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो गई हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी को नाम बदलने की आवश्यकता नहीं थी और महात्मा गांधी की योजना का नाम बदलने से गरीबों की योजनाओं की आत्मा नष्ट हो जाएगी। रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए भविष्य में लक्ष्मण और हनुमान का नाम हटाने की बात भी कही। हमको तो लगता था कि हम ही से नफरत कर रहे हैं ये, लेकिन अब तो लग रहा है महात्मा गांधी से भी नफरत कर रहे हैं। वो इनको स्वीकार नहीं है। रघुपति राघव राजा राम जैसा मंत्र देश को देने वाले महात्मा गांधी का नाम इस देश के अंदर कोई सरकार बदल सकती है? ये फिर राम तो भक्त के थे, राम जो है, और महात्मा गांधी हनुमान की तरीके से राम के भक्त थे। और राम ने तो स्वयं कहा है कि भक्त का जो अपमान करेगा वो मेरा अपमान कर रहा है। तो ये भाजपा की मति खराब हो गई है। इन्होंने जो है, अरे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर कुछ भी नाम रख लो ना। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का नाम ही जो है राम प्रदेश कर दो, हमको क्या दिक्कत है, हम तो ताली बजा देंगे। लेकिन तुम जो है ये इस तरीके से योजनाओं को बदलने का काम कर रहे हो, ये स्वीकार्य नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने को लेकर मुख्य सचिव को तलब किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा, सरकार का यह दायित्व है हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए और यह उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया, जो भी कार्रवाई की गई है वो उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की गई है। जो वैध कब्जा है या निर्दोष व्यक्ति हैं, उन्हें किसी भी हाल में परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की नीति सख्त है और ऐसे अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। अतिक्रमण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। अगर किसी का जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और जहां जहां भी कार्रवाई हुई है ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है और ये मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी जेन्युइन व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनका सही कब्जा होगा, सही उनकी जमीन के कागजात होंगे तो निश्चित रूप से उनको सरकार परेशान नहीं करेगी, उनको संरक्षण देगी। लेकिन अवैध रूप से कब्जे करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार की नीति भी है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी है। देहरादून पुलिस ने हाल ही में शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान लगभग 5,000 व्यक्तियों और 4,000 वाहनों की जांच की गई। पुलिस की टीमों ने नगर और देहात क्षेत्र में चेकिंग की, साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे व्यस्त स्थानों पर इस अभियान को अंजाम दिया गया, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त किया गया। इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना था। देखिए, चेकिंग का एक जो सिस्टम है वो रैंडम रूप से चेकिंग के लिए बताया गया। देखिए, अंतर्राज्यीय जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ तो हम रूटीन में करते ही हैं, बट अभी जो हाल फिलहाल कुछ घटनाएं देश में विभिन्न स्थानों पर हुई, खासकर दिल्ली को देखते हुए मद्देनजर इसको चेकिंग का प्रारूप थोड़ा चेंज किया गया। इसको रैंडम रूप से विभिन्न स्थानों पर सर्किल वाइज सुपरविजन में रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि एक ही स्थान पर रिपीटेड चेकिंग ना हो और समय भी परिवर्तित करके कभी लेट नाइट है, कभी अर्ली मॉर्निंग या डे टाइम में रखा गया। शॉर्ट पीरियड रखे गए 1 से 1.5 घंटे। इसका मेन फोकस बाहर के वाहन और वस्तु जो वाहन और संदिग्ध लोग हैं उनको ज्यादा फोकस किया गया है
और जिससे अलग अलग स्थानों से करने से रैंडम इसमें काफी पुलिस को भी सफलता मिली है, पब्लिक को भी, एक आम जन को जो एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो भी उनको फील हो। तो इसको देखते हुए ये अभियान जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैंडमली जो है चलाया जा रहा है। वहीं लोक गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने हाल ही में प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में 24 दिसंबर को नॉर्वे में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी दी। यह भव्य कार्यक्रम ओस्लो में उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे के सहयोग से आयोजित होगा। नॉर्वे के बाद स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जो उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ स्विट्जरलैंड के तत्वाधान में होंगी। इस यूरोपीय दौरे का नाम प्रीतम भरतवाण गीत जागर ढोल सागर यूरोपियन टूर रखा गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। चौबीस दिसंबर 2025 को मैं अपने साथियों सहित नॉर्वे पहुंच रहा हूं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बैरके में हमारा कार्यक्रम होगा और उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासी भाई बहनों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रदेश में रहते बहुत अपनी धरती और अपनी संस्कृति के लिए सजग रहते हैं। और यूरोप का ये बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत देश है नॉर्वे। यहाँ पर अपनी धरती अपनी संस्कृति के लिए कार्यक्रम होगा। धुआल बजेगी, मन्नाड़ लगेगा, जागर गीत लगेंगे और इस टूर को नाम दिया गया है द प्रीतम भरतवाण गीत जागर ढोल सागर यूरोपियन टूर। कॉन्सर्ट्स होंगे वहाँ पे और ओस्लो और नॉर्वे में अपने प्रवासी भाई बहनों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो ये टूर है और 28 दिसंबर 2025 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हमारा कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ स्विट्जरलैंड में ये कार्यक्रम होना है। नौबत, भियाल, मन्नाड़ और अपने जागर गीतों से हम वहाँ पर प्रस्तुति देंगे। स्विट्जरलैंड में प्रवासी भाई बहनों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद अन्य डेस्टिनेशंस पर भी हमारे कार्यक्रम होंगे। देहरादून नगर निगम ने रॉटवेलर और पटबुल जैसी आक्रामक कुत्तों की प्रजातियों के हमलों को गंभीरता से लेते हुए नई नियमावली तैयार की है। श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 के तहत अब पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटने पर मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी और कुत्ते को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा आक्रामक कुत्तों के पंजीकरण के लिए 2000 रुपए शुल्क और नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। इस नियम का उद्देश्य शहर में कुत्तों के हमलों पर प्रभावी नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो बोर्ड बैठक में भी निर्णय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज में के एरियाज में जितने भी ऐसे आक्रामक जो पशु हैं, श्वान पशु हैं, उनके संबंध में नियमावली तय हो और नियमावली में फेरोशियस ब्रीड्स को लेकर के विशेष प्रावधान हो। जितने भी ऐसे पशु स्वामी हैं जिनके द्वारा श्वान पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, उनके द्वारा जो समस्त सावधानियां बरती जानी है उनके विषय में विस्तृत नियमावली नोटिफाई की गई है। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है ये, इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस या सजेशंस होंगे उनके लिए समय दिया गया है और प्रयास ये किया गया है कि प्रॉपर जितने भी सावधानियां बरती जानी है, जो ड्यूली सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाने हैं, उन सभी के उल्लंघन के केस में सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई का प्रावधान हो। दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान नरेंद्र मोदी को लेकर की गई नारेबाजी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने इस पर आपत्ति जताई और पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य पहले ही खतरे में है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस हर चुनाव में हार रही है, जिसके कारण नेताओं और कार्यकर्ताओं की मानसिक स्थिति खराब हो रही है। इस बयानबाजी से कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद अपनी ही कब्र पर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो बातें हो रही हैं, ये किस तरीके से आपको लगता है ये गलत है? देखिए, राजनीति में स्तर इतना गिर जाएगा राजनीति का, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस के ये बयान, और वो भी जब उनका पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व वहां पर हो,
ये दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की हताशा है। लगातार लगातार हार 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 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रही है। उनके अंदर मानसिक रूप से जो है द्वेष पनप रहा है और मुझे लगता है कि उन लोगों का मानसिक स्तर भी गिर रहा है जो इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि कब्र किसकी खुद गई है, बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की खुद की जो है राजनीतिक रूप से कब्र खुद चुकी है। वो पूरे देश से जो है कब्र में दफन हो चुके हैं और वो प्रधानमंत्री को इस प्रकार के जो है आरोप लगाकर इस प्रकार की घटिया बयानबाजी कर कर अपना ही स्तर दिखा रहे हैं और जनता उसका जवाब उनको हमेशा वोट के माध्यम से देती आई है और आगे भी देगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ कोर्ट ने पतंजलि के गाय के घी के सैंपल को घटिया पाया, जिसके बाद कंपनी, वितरक और विक्रेता पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि पतंजलि ने कोर्ट के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए फैसले को फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है आरएम वैल्यू में मामूली अंतर था जो हानिकारक नहीं है। वहीं अधिकारियों का कहना है यह गुणवत्ता मानकों से नीचे था और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कांग्रेस ने भी इस मामले पर सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से पता चला है कि बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, वो सालों से जो घी बना रही है उसकी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल कम है। वो घी जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए सेहत के लिए हानिकारक है, जान के लिए हानिकारक, जानलेवा हो सकता है। और जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसी गलती अगर कोई और कंपनी कर दे तो उनके ऊपर करोड़ रुपए का, 80 लाख का फाइन होता है। और अगर उतना ही फाइन अगर इस कंपनी में करना हो तो कम से कम 500 करोड़ का फाइन होता है बाबा रामदेव जी की कंपनी पे, पतंजलि पे। लेकिन बीजेपी उनके ऊपर फाइन करती है 1,40,000 का। इससे सामने पता चलता है ये मिल बांट कर ये खेल खेल रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें जितना कसूरवार ये पतंजलि है उतनी कसूरवार बीजेपी सरकार भी है। उत्तराखंड सरकार राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बड़ी पहल कर रही है। खेल विभाग न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर काम कर रहा है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा उनकी कोशिश है जिला, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्धता के अनुसार खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए। इसका उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देना है, साथ ही युवा सेना और अन्य प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को भी बेहतर मैदान उपलब्ध कराना है। देखिए, चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेके ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो। लेकिन जहाँ-जहाँ हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहाँ-वहाँ हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पे भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो, उनको मैदान मिल पाए ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य को बने 1/4 सदी हो चुकी है, लेकिन पहाड़ों की समस्या अभी भी जस की तस है। हाल ही में कानेगांव में बीमार महिला किस्नी देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए डोली उठानी पड़ी। करीब 2 किलोमीटर का जोखिम भरा रास्ता पैदल तय किया गया, क्योंकि न तो सड़क है और न ही पगडंडी। ये दृश्य राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की विफलताओं को उजागर करता है। सरकारी योजनाओं के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अब सवाल है, पहाड़ कब तक इंतजार करेंगे? उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों की सेहत को प्रभावित किया है।
खासकर छोटे बच्चों के लिए ये मौसम परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा। देहरादून में मौसमी बदलाव के चलते बच्चों में निमोनिया के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाल रोग विभाग में रोजाना कई निमोनिया के मरीज पहुंच रहे। विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार अगर बच्चों में सीने में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में परेशानी हो तो ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। बच्चों को समय पर टीके लगवाना बेहद ही जरूरी है। नहीं, ज्यादातर निमोनिया तब होता है जब जैसे हमें देखें कि इस समय आपको ऐसे भी पता है कि विंटर सीजन होता है तो सर्दी खांसी जुकाम लगी रहती है। सब ज्यादातर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है। अगर वही कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, अगर आप उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करवाते हो या आप लोकल डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, तब जाके निमोनिया का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स जो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं या पहले जो टीके लगने चाहिए बच्चे को वो टीका नहीं लगवाया है, तो ऐसे बच्चे में निमोनिया होने का चांसेस बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो ठंड से बचाने बच्चे को ज्यादातर बिल्कुल 3 लेयर के कपड़े पहनाए कम से कम। दूसरा चीज, बाहर कभी भी निकले तो ये हवा में एक्सपोज नहीं करना है ज्यादातर। अभी कोशिश अवॉइड करें कि ज्यादातर आप बाइक से या स्कूटी से ना जाएं बच्चे को लेके। तीसरा चीज है, घर में भी आप हीटर वगैरह यूज कर सकते हो। आप ज्यादातर बच्चे होते क्या कि घर में आप कुछ नहीं पहनाए हो यार ऐसे रख रहे हो, तो ऐसे बच्चे में निमोनिया होने का चांस होता है। तीसरा चीज है कि बोतल फीडिंग, कोशिश करो फीडिंग आप बोतल से ना कराएं। बोतल से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांस होता है और निमोनिया होने का चांस बढ़ जाता है हमारा। तीसरा चीज है वैक्सीनेशन। अगर आप टीके सही समय पे नहीं लगा रहे हो, निमोनिया का भी हमारा न्यूमोकोकल वैक्सीन वगैरह आते हैं, अगर आप नहीं लगाते हो तब बढ़ जाएगा। चौथा है कि वायरल अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए यह कदम उठाया गया। यूकेडी के कार्यालय प्रभारी देवचंद ने बताया, जिलों का प्रतिनिधित्व जल्द दिया जाएगा। कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने राज्यहित और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। जो हमारे अभी नवनिर्वाचित जो केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुकरेती जी हैं, वो अपने विवेकानुसार उन्होंने जो अभी मुख्य पद जिनको जरूरी अभी बनाना था उसका उन्होंने कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया। उसमें उन्होंने महामंत्री, मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता जो इम्पोर्टेंट थे उन लोगों का उन्होंने नियुक्ति कर दी है। और उसके बाद वो लगातार उनका कहना यह है कि बिल्कुल पूरे प्रदेश भर का जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, खंड विकास खंड के प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जो जिलाध्यक्षों की संस्कृति है उसके आधार पर ही वो कार्यकारिणी। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। पिछले 5 वर्षों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की गहन जांच के दौरान अब तक 89 प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया। जांच समिति ने इन प्रमाण पत्रों को अपूर्ण और संदिग्ध पाया, जिनमें बड़ी संख्या में निवास और कुछ जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद विशेष जांच समिति का गठन किया गया है और अब तक 2000 से अधिक प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच की जा चुकी है। अब बीच में प्रकरण आया था जिसमें कि प्रमाण पत्रों में गलत अभिलेख लगा के प्रमाण पत्र प्राप्त करने का संज्ञान में आया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी सभी व्यक्तियों के खिलाफ। इसके बाद तहसील में जितने भी हमारे पिछले 5 से 6 वर्षों में प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, सभी की स्क्रूटनी की जा रही है। अभी तक 250 से 300 प्रमाण पत्र की स्क्रूटनी की जा चुकी है, जिसमें से 89 प्रमाण पत्र ऐसे पाए गए जो कि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे। उनके द्वारा जो भी वांछित शासन देश के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट लगाए जाने थे वो नहीं लगाए गए थे। उनका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन में वो ये पाया गया कि वो पात्र नहीं है और ऐसे 89 प्रमाण पत्रों को अभी तक निरस्त किया जा चुका है। अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है। आगे भी जो प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं उन सभी को निरस्त किया जाए। प्रमाण पत्र में जितने भी अभिलेखों संलग्न कर रहे हैं, चाहे वो किसी समिति के कागज हैं, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, अन्य जो भी अभिलेख हैं उनका भी गहन जांच की जा रही है। और यदि कोई ऐसा अभिलेख मिलता है जो कूटरचित है या फिर आपका फर्जी है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने विश्व अल्पसंख्यक आयोग दिवस पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और सम्मान की बात की।
उन्होंने कहा, किसी भी लोकतांत्रिक समाज की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि अल्पसंख्यक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने युवाओं से समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने सरकार की योजनाओं के सही कार्यान्वयन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए, आज ये विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। मैं सबसे पहले विश्व में और भारत में और उत्तराखंड के समस्त अल्पसंख्यकों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बधाई देना चाहूँगा। लेकिन हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को हर बार मनाते हैं और सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद अल्पसंख्यकों का उद्धार हुआ है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं थीं, उन योजनाओं का सही तरीके से निस्तारण अल्पसंख्यक हितों में अल्पसंख्यक गरीब तबके को इसका लाभ मिला है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं का निस्तारण सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचा है। लेकिन विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमें ये वचन लेना चाहिए, हमें ये कर्तव्य हमारा बनता है कि विश्व में जितने भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है, किस तरीके की यातनाएं हो रही हैं, किस तरीके से उनकी स्थितियां हैं, उसकी जानकारी लेकर के हमें ये लड़ाई विश्व के नाम पर लड़नी चाहिए। जैसे आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ यातनाएं दी जा रही हैं उन्हें, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, उनकी निंदा करनी चाहिए, उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हमने ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। उत्तराखंड में पत्रकार प्रेस परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकारों के हितों और सुरक्षा पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड के अध्यक्ष अशोक गुलाटी ने महाधिवेशन की जानकारी दी, जो 21-22 जनवरी को नई दिल्ली में होगा। इस महाधिवेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया, पत्रकारों के लिए बीमा योजना और टोल टैक्स में राहत देने की योजनाएं जल्द लागू होंगी। बैठक में पत्रकारों को परिचय पत्र वितरित किए गए और संगठन की एकता और सुरक्षा पर बल दिया गया। उत्तर प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी हूँ। आज ठाकुर द्वार में बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक हुई, जिसमें काशीपुर, उधम सिंह नगर जनपद की काशीपुर तहसील, जसपुर तहसील और ठाकुर द्वार, यहाँ पे जो है आज परिचय पत्र जो है अपने जो साथियों को जो है ये 2026 के 31 दिसंबर 2026 के लिए बांटे गए। और जो इस माह में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है, इसकी कल तक इसकी समय और डेट की घोषणा हो जाएगी। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पाठक जी, 1000 करीब लगभग पत्रकार साथी जो है इसमें सम्मिलित होंगे। उत्तराखंड के देहरादून में एसएसपी अजय सिंह के निर्देशों पर दून पुलिस ने शहर और देहात क्षेत्र में व्यापक आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की टीमों ने क्षेत्राधिकारियों के साथ मिलकर सीमावर्ती चेकपोस्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच की। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की गई। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 3799 वाहनों की चेकिंग की और 4981 लोगों से पूछताछ की। उनके सत्यापन के दस्तावेज भी जांचे गए। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।